हेलो विद्यार्थियों। अभी तक हमने पिछले जो वीडियोस में संविधान का जो भाग 5 है उसके अंतर्गत जो संघ की जो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम, चूँकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो शासन के 2 स्तर हैं। जो केंद्रीय स्तर पर जो संघ शासन या केंद्रीय सरकार और उनके जो भी शासन के जो विभाग हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब जो शासन की जो इकाइयाँ हैं जिनको हमारे यहाँ राज्य बोला जाता है, स्टेट, तो राज्य की जो विधानमंडल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो संविधान का जो छठा भाग है और अनुच्छेद 168 से 212 तक जो राज्य विधानमंडल है उसके संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारी और उनसे संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि लगभग लगभग वैसी है जैसे कि संसद की होती हैं। संसद के अनुरूप ही उनमें समानता पाई जाती है और कुछ असमानता भी पाई जाती है जिनका हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो राज्य विधानमंडल है वो हमारे यहाँ उनके गठन के संबंध में कोई एक रूपता नहीं है। अधिकतर जो राज्य हैं उनमें एक सदनीय व्यवस्था है और कुछ राज्य हैं, जैसे कि 6 राज्य हैं, वहाँ द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है। तो कई ऐसे राज्य भी जिनको संसद ने अभी मंजूरी दे रखी, जिनमें हमारा राजस्थान राज्य भी शामिल है। विधान जो परिषद है, जो उच्च सदन जिसे माना जाता है, राज्य विधान परिषद, उसके गठन के लिए। तो बाकी इन 6 राज्यों के अलावा बाकी राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। तो जो राज्य की जो विधानमंडल है अर्थात जो राज्य व्यवस्थापिका है उसके अंतर्गत राज्यपाल और विधानसभा, और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा ये शामिल होते हैं। तो जो विधान परिषद है उसे उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है, जबकि जो विधानसभा है उसे निचला सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो संविधान में जो राज्य हैं उनमें विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है। संसद एक विधान परिषद को विघटित कर सकती है और उसका गठन भी कर सकती है। और जो संबंधित राज्य की जो विधानसभा है, इस संबंध में यदि कोई संकल्प पारित कर दे तो इस तरह का कोई भी जो विशेष प्रस्ताव है वो राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। और यह बहुमत कुल मत और जो उपस्थित सदस्यों का जो 2/3 बहुमत होता है उससे पारित होना माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ राज्य विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है और उसका उन्मूलन भी कर दिया जाता है। तो अब हम इनके गठन के बारे में बात करेंगे। तो जो निचला सदन है, जो कि अधिकांशतः राज्यों में है और लोकप्रिय सदन भी है, तो विधानसभा जिसको कहा जाता है, तो विधानसभा का गठन और इसके जो प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष मतदान से व्यस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और इन विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या जो कि संविधान में निर्धारित की गई है वो है 500 और निम्नतम 60 तय की गई है, जो कि राज्य की जो जनसंख्या है उसके आकार पर निर्भर करती है। जैसे कि अरुणाचल है, प्रदेश है, सिक्किम है, गोवा है, वहाँ उनके मामले में यह संख्या 30 निर्धारित की गई है, क्योंकि उनकी संख्या, वहाँ जो जनसंख्या है वो थोड़ी कम है। और सिक्किम और जो नागालैंड है वहाँ की विधानसभा के जो कुछ सदस्य वो अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। यदि हम नामित सदस्यों की बात करें तो राज्यपाल जो आंग्ल भारतीय समुदाय से, जैसे कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित करते हैं, वैसे ही राज्यपाल 1 सदस्य को नामित कर सकता है यदि इन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो विधानसभा में पर्याप्त नहीं हो। विधानसभा के लिए होने वाले जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है उस पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है। और इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को जो आवंटित सीटें हैं उनकी संख्या को जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है। और प्रत्येक जनगणना के बाद इसका पुनर्निर्धारण होता है और जो परिसीमन आयोग है वो इस बात को तय करता है कि वहाँ कैसे कैसे सीटें निर्धारित होंगी। यहाँ इसमें एससी और एसटी के लिए भी स्थानों का आरक्षण होता है, जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए जो सीटें हैं एससी और एसटी की, उनकी व्यवस्था यहाँ की गई है। इसी प्रकार जो परिषद का जो गठन है उसमें जो संख्या है वो विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं,
परिषद में जो अधिकतम जो संख्या है वो विधानसभा के 1/3 और जो न्यूनतम 40 निर्धारित की गई है। तो इसका मतलब जो संबंधित राज्य में जो परिषद है उसकी सदस्य संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। और इनमें जो निर्वाचन पद्धति है वो कुल सदस्यों में से, जो भी विधान परिषद के जो कुल सदस्य हैं वहाँ की राज्य विधानसभा के आकार के हिसाब से जो निर्धारित किए गए हैं, उनमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, 1/12 भाग 3 वर्ष से जो स्नातक हैं उनमें से चुने जाएंगे, 1/12 भाग जो 3 वर्ष से जो अध्यापन कर रहे हैं और कम से कम वो जो मैट्रिक लेवल है उससे कम नहीं होने चाहिए, उनमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और बाकी जो बचे हुए सदस्य हैं वो एक नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच में से किया जाता है। तो इस प्रकार से विधान परिषद का गठन यहाँ होता है। सदनों का यदि कार्यकाल देखें तो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो लोकसभा की तरह ही होता है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका जो सामान्य जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और इसके काल के समाप्त होने पर यह स्वतः ही विघटित हो जाती है और इसे किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक का यह नहीं हो सकता। इसी तरह जो विधान परिषद है उसका कार्यकाल, क्योंकि ये भी राज्यसभा की तरह एक सतत सदन है यानी कि स्थायी अंग, तो 1/3 सदस्य इसके प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस तरह जो एक सदस्य है वो 6 वर्ष के लिए सदस्य यहाँ इसका चुना या बनता है। अब इनके जो सदस्यों की जो सदस्यता है, उनकी जो अर्हता है कि कौन व्यक्ति बन सकता है, तो वो वैसी है जैसे कि लोकसभा की और संसद के जो सदस्य चुने जाते हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, संविधान के प्रति सच्ची शपथ लेने वाला होना चाहिए, विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण करना चाहिए और संसद द्वारा जो भी योग्यता या अर्हताएँ हैं वो उसमें होनी चाहिए। निहरताएँ कि मतलब कब वो अपने पद पे नहीं बना रह सकता, कि यदि वो किसी लाभ के पद पे बन गया हो, धारण उसने कर लिया हो, वो या तो विकृत चित्त का हो और दिवालिया हो, भारत का नागरिक नहीं हो या संसद विधि द्वारा किसी ऐसी विधि द्वारा के अधीन वो आता है जिससे कि वो अयोग्य माना जाए। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसके तहत यदि कोई चुनाव में किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो और किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसको 2 या अधिक वर्षों की कैद की सज़ा उसे मिली हो, तो इस प्रकार से जो भी अपराध या भ्रष्टाचार इनकी श्रेणी में आते हैं वो उसके माध्यम से भी। और एक सबसे बड़ा जो 10वीं अनुसूची या जो दल बदल के आधार पर यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे अपने अपने पद से हटना पड़ेगा। यहाँ जो स्थानों का रिक्त होना है एक इस वजह से भी है कि यदि कोई एक व्यक्ति एक समय में दोनों सदनों का यदि वो सदस्य हो गया हो तो उसे अपने एक सदस्य से उसे सीट रिक्त मानी जाएगी। अपने त्याग पत्र के माध्यम से कोई जैसे नियमित जो बैठेंगे उनमें 60 दिन तक यदि अनुपस्थित रहता है तो इसके माध्यम से, या किसी न्यायालय के द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया गया हो, तो ये वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके माध्यम से उनको अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। अब इसके जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो राज्य विधानमंडल है उसकी जो प्रत्येक सदन है उसका अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और जो विधान परिषद है उसके लिए सभापति और उपसभापति होते हैं। तो जो विधानसभा अध्यक्ष है वो विधानसभा के सदस्य ही अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और विधानसभा के कार्यकाल तक वह अध्यक्ष पद पर बना रहता है। लेकिन कुछ ऐसे 3 मामले हैं जिनसे वो अपना पद रिक्त करता है, जैसे कि विधानसभा सदस्यता उसकी समाप्त हो जाए, वो उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे दे, या 14 दिन की पूर्व सूचना पर जो भी सदस्य हैं वो एक बहुमत से पारित एक संकल्प द्वारा उसे पद से हटाए जाने पर राजी हो जाएं। अब इनकी जो अध्यक्ष की जो शक्ति और कार्य हैं तो वो लगभग वो वैसी है जैसे कि लोकसभा के स्पीकर की होती हैं।
कि वो कार्रवाई व अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखता है। भारत के संविधान का है वो उसके तहत जो नियमों और कार्य संचालन कार्रवाई हैं उनका अंतिम व्यायाकर्ता वही होता है। कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित करना वो उसी के हाथ में है। और लोकसभा स्पीकर के समान ही, जैसे प्रथम मामले में तो वो मत नहीं देता, लेकिन बराबर की स्थिति में वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय उसका अंतिम होता है। 10वीं अनुसूची के आधार पर यदि कोई सदस्य निहरता को लेकर कोई विवाद होता है तो उस पर भी वो फैसला अपना देता है। इसी तरह यहाँ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद ही उपाध्यक्ष को भी निर्वाचित कर लिया जाता है। और लगभग उसकी भी जो सदस्यता शर्तें हैं वो वैसी हैं जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष की होती है, और विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो तमाम कार्य वो संभालता है। अब विधान परिषद का जो सभापति है तो वो सदस्य अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं, और 3 मामलों में वह अपना पद छोड़ सकता है। या तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, या उपसभापति को लिखित त्यागपत्र दे दे, या 14 दिन के नोटिस पूर्व सूचना पर विधान परिषद के सदस्य उसके खिलाफ कोई आरोप प्रस्ताव लाए। तो लगभग वैसी ही सदस्यता की शर्तें और सेवा काल और कार्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का होता है। अब जो राज्य विधानमंडल हैं उसके जो सत्र हैं या उनसे सत्रों से संबंधित जो शब्दावली है, जैसे कि आहूत करना, तो जो राज्य विधानमंडल के जो प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक को बुलावा भेजता है, और दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। लगभग वैसी ही व्यवस्था है जैसी कि हमारी भारतीय संसद की होती है। स्थगन यानी बैठक को किसी समय विशेष के लिए स्थगित यहाँ कर दिया जाता है, जो कि कुछ समय यानी घंटों, दिनों या हफ्तों का भी वो हो सकता है। सत्रावसान, जो पीठासीन अधिकारी है वो कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा कर सकता है। विघटन, तो एक स्थायी सदन होने के नाते विधान परिषद है उसका कभी विघटन नहीं होता, विधानसभा ही केवल विघटित होती है। सत्रावसान के विपरीत विघटन से वर्तमान सदन का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है, और आम चुनाव के बाद नए सदन का गठन होता है। तो इस प्रकार की जो शब्दावली है वो वैसी हैं जैसे कि भारतीय संसद में काम में ली जाती हैं, और वैसी ही इन सत्रों से संबंधित जो शक्तियां हैं और जो विशेषाधिकार है जो कि भारतीय संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या सभापति या उपसभापति होते हैं, वैसे ही राज्य विधानमंडल में भी वो सारी चीज़ें समान है। तो यहाँ भी विधानमंडल में जो विधायी प्रक्रिया है वो, जैसे हम साधारण विधेयक को देखें तो विधेयक का जो प्रारंभिक सदन है, यानी कोई भी साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, और कोई भी विधेयक मंत्री द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा पुरस्तावित किया जा सकता है। और प्रत्येक विधेयक जब प्रारंभिक होता है तो वो 3 स्तरों से गुजरता है, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन। इन पाठनों के बाद वो विधेयक दोनों सदनों की इस मूल रूप में संशोधित पारित कर दें तो इसे पारित मान लिया जाता है, और एक सदनीय व्यवस्था वाले विधानमंडल इसे पारित कर सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि दूसरे सदन की व्यवस्था है तो दूसरे सदन में विधेयक उन 3 स्तरों के बाद पारित होता है, और फिर उसके बाद यदि वो सहमत हैं तो सीधे राज्यपाल के लिए स्वीकृति के लिए उसे भेज दिया जाता है। जब यदि 2 सदनीय व्यवस्था है और विधानसभा से यदि वो विधान परिषद पे भेजा जाता है मंजूरी के लिए, तो उसमें वो इन विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं कि पहला, जैसे कि उसी रूप में बिना संशोधन के उसे पारित कर दिया जाता है, कुछ संशोधनों के बाद पारित कर विचारात इसे विधानसभा को भेज दिया जाता है, या विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाता है, या इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर दी जाए। तो ये लगभग वैसी ही प्रक्रिया है जैसी कि लोग हमारी भारतीय संसद के समक्ष इसमें अपनाई जाती हैं। विधानसभा या जो द्विसदनीय व्यवस्था है, दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है,
उस समय राज्यपाल के पास भी उसके विधेयक से संबंधित कुछ विकल्प होते हैं, जैसे कि वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, वो उसे स्वीकृति देने से रोका रखे और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या यदि ऐसा संविधान से जुड़ा हुआ कोई उसमें मुद्दा या महत्व है, या अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित दो राज्यों के अधिक का कोई मुद्दा उसमें शामिल है, तो उसे वो राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति या तो उसे अपनी स्वीकृति दे देते हैं या उसे रोक लेते हैं, और या उसे पुनर्विचार हेतु भी भेज सकते हैं, और 6 माह के भीतर इस विधेयक पर पुनर्विचार आवश्यक होता है। उसके बाद भी यदि वो वापस राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वो राष्ट्रपति का विवेक अधिकार है कि वो उसे मंजूरी दे या नहीं दे। यहाँ राज्य विधानमंडलों में ये तो साधारण विधेयक से संबंधित सारी बातें हमने अभी तक की थी। अब धन विधेयक से संबंधित, जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को पारित करने में विशेष प्रक्रिया निहित या अपनाई गई है कि धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद उसे पुरस्तापित किया जा सकता है। इस तरह का जो विधेयक होता है धन विधेयक, वो केवल सरकारी विधेयक होता है, एक मंत्री द्वारा ही इसे पुरस्तापित किया जा सकता है। तो इसमें जो विधानसभा है वो इसे, यदि धन विधेयक है तो उसे विधान परिषद की यदि व्यवस्था है तो वहाँ उसे विचारार्थ उसे भेजा जाता है, और विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में जो शक्तियाँ हैं वो बड़ी प्रतिबंधित हैं कि वो न तो इसे अस्वीकार कर सकती है, न ही इसमें संशोधन कर सकती है। वो केवल सिफारिश कर सकती है, जो कि 14 दिनों के भीतर भीतर उसे सिफारिशों के साथ लौटाना पड़ता है। तो इसमें विधान परिषद के पास केवल इतनी शक्ति है कि वो उसे 14 दिन तक रोके रख सकती है, बाद में उसे अपनी मंजूरी उसे देनी ही पड़ती है। यहाँ ये संशोधनों से संबंधित बात हमने की कि साधारण विधेयक और धन विधेयक, क्योंकि जो संविधान संशोधन है वो मामला केवल भारतीय संसद का होता है और वो वहीं होता है, जो राज्य की जो विधानसभा है उनमें वो विधेयक की जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकती। तो अब यदि हम समांतर असमानता की बात देखें, तो जो विधानसभा है उसके अंतर्गत जो परिषद की शक्तियाँ और स्थिति हैं वो विधानसभा के जो बराबर मानी जाती है, वो ये कि जैसे साधारण विधेयक को पुरस्तापित करना, पारित करना, दोनों के बीच असहमति की स्थिति में विधानसभा ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि उसकी सदस्य संख्या अधिक होती है। राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश है उसकी स्वीकृति के संबंध में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन संविधान के अंतर्गत, जो मुख्यमंत्री सहित जो अन्य मंत्री हैं वो विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, और लेकिन उसके बावजूद भी वो केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। संवैधानिक निकाय जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर विचार करने में दोनों में बराबर की समानता होती है। इस दृष्टि से अब यदि हम असमानताओं को देखें, तो जैसे कि जो वित्त विधेयक है वो केवल विधानसभा में ही पुरस्तापित किया जा सकता है, और पेश होने के बाद विधान परिषद उसको केवल 14 दिन तक उसे सिफारिश के लिए रोके रख सकती है, और यहाँ भी विधानसभा का पक्ष बड़ा ही मजबूत है। विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये वहाँ की विधानसभा है उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, ये भी तय करने का अधिकार विधानसभा के ही अध्यक्ष को होता है, ना कि सभापति को। और जो भी साधारण विधेयक है उसको पास करने का भी अंतिम अधिकार विधानसभा को ही है, और कुछ मामलों में परिषद इसे अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। तो इस दृष्टि से जो विधानसभा है वो परिषद की तुलना में अधिक शक्तियाँ संपन्न होती हैं। अब यदि हम राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के ऊपर चर्चा करें, तो राज्य के जो विधानमंडल के विशेषाधिकार हैं उसमें इसकी जो सदन है उनकी जो समितियां हैं और उनके सदस्यों को मिलने वाली जो विशेष अधिकार हैं, उन्मुक्तियां हैं और जो छूटें हैं, वो सब इसके अंतर्गत सारी आती है। कि संविधान ने राज्य विधानमंडल की जो विशेषाधिकार है वो उन व्यक्तियों को
विस्तारित किया है, जो राज्य विधानमंडल के सदन या किसी समिति कार्यों में बोलने और भाषा लेने के लिए अधिकृत होते हैं। तो इसमें राज्य के जो महाधिवक्ता हैं, राज्य के जो मंत्री हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। तो यदि हम सामूहिक विशेषाधिकार देखें तो प्रत्येक सदन को मिलने वाले जो सामूहिक विधानमंडलीय जो विशेषाधिकार हैं, तो वो कि जैसे वो अपने प्रतिवेदनों, वाद विवादों, कार्रवाइयों को प्रकाशित करने और इन्हें प्रकाशन अधिकार है, और कुछ मामलों में गुप्त बैठक आयोजित करने का अधिकार है। अपने प्रक्रिया और कार्यक्रम संचालन नियम में वो विनियमित कर सकते हैं, उन ऐसे मामलों पे वो निर्णय ले सकते हैं। जो न्यायालय सभा है, इन समितियों की जांच नहीं कर सकती, और इसके जो सदस्य हैं वो पकड़े जाने, गिरफ्तार होने, दोष सिद्धि या कारावास छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ये तो हुए सामूहिक अधिकार, विशेषाधिकार। अब यदि व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं तो सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद यदि उन्हें गिरफ्तार, जो कार्रवाई चल रही है सदन की, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ये छूट केवल सिविल मामलों के अंतर्गत है। आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामलों में उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता होगी। किसी कार्रवाई या समिति में दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और ये न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। जब सदन चल रहा हो तो वे साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार भी कर सकते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, ये जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो इनको प्राप्त होते हैं। तो राज्य का जो विधानमंडल है वो लगभग वैसा ही है, उसकी कार्रवाइयाँ वैसी है, उसके सदस्यों की जो सेवाकाल, पद और शर्तें, और इसमें जो उनके जो अधिकारी हैं उनकी भी जो शक्तियां हैं, उनकी सेवाकाल, पद से जुड़ी हुई जो भी शक्तियां और जो शर्तें हैं लगभग वैसी हैं जैसी भारतीय संसद के सदस्यों की होती है। और वही काम जो भारतीय संसद समूचे भारत क्षेत्र के लिए करती है, वही राज्य का विधानमंडल उसके राज्य से जुड़ी हुई जो सीमा क्षेत्र है उसके अंतर्गत उसी प्रकार से कानूनों और नियमों का निर्माण करता है। तो ये राज्य की विधानमंडल है जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।